हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं निर्मला द्रंगा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एनके लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, जो भी इस चैनल पर पहली बार आया है, जो भी नया है साथी, उससे मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा पेपर 2021 की। आज अपनी ये दूसरी क्लास रहेगी। इससे पहले अपने 2022 वाले पेपर की एक क्लास हो चुकी है, तो जिसने भी नहीं देखी है उससे निवेदन है कि आप क्लास को देख लीजिएगा और बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, ये रहा अपने 2021 का पेपर। और पेपर स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन की लाइन सुन लीजिएगा। क्या आप भी चाहते हो आपके पिता की आंखों में आपकी सफलता के आंसू? तो जी तोड़ मेहनत करो, ना रातों को देखो ना दिनों को देखो, बस मेहनत करते रहो। अगर दोस्तों आप ऐसा करते हो तो एक दिन आपके पास भी वो पल ज़रूर आएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन क्लास की ओर चलते हैं और प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा होगा। पढ़ते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, परोपकार में किस संधि का प्रयोग हुआ है? परोपकार में किस संधि का प्रयोग हुआ है? अपन को आंसर बताना है कि इसमें कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है। तो इसमें आज अपन बात करेंगे कि जो सीधा प्रश्न पढ़ेंगे और उसका आंसर बताएंगे। सभी ऑप्शन को ना देखेंगे क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे उत्तर देखेंगे अपन। तो परोपकार में किस संधि का प्रयोग हुआ है, इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा गुण संधि। इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है। और अगर गुण संधि अगर उसकी पहचान करनी हो तो दोस्तों इसका आसान तरीका है। जैसे कि एक शब्द है रमेश, रमेश है, सुरेश है, और हो गया गणेश। ऐसे जो भी शब्द होते हैं उसके जिस शब्द के ऊपर अगर आपको एक मात्रा दिखे, तो वो फाइनली लगभग जहाँ तक हो सकता है वो गुण संधि ही होगी। तो आप दोस्तों अगर आप भूल भी जाओ तो आपको अगर प्रश्न एग्जाम में आपको याद नहीं आए तो आप शब्द के ऊपर देखेंगे कि जिसके ऊपर एक मात्रा लगी होगी तो वो होगा फाइनली गुण संधि का उदाहरण होगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। पढ़ते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था, उक्त वाक्य है। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़िए। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था, उक्त वाक्य है। मतलब ये जो की है ये पूछ रहा है कि ये इससे पता करेंगे अपन की से कि ये कौन से वाक्य से जुड़ा हुआ है, किस वाक्य का उदाहरण है। तो ये है कि मिश्र वाक्य का उदाहरण। मिश्र वाक्य के अन्य उदाहरण देखते हैं तो वो होंगे चूंकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि,
तथापि आदि, ये सब जो उदाहरण है वो किसके हैं? मिश्र वाक्य के या मिश्रित वाक्य के। तो ये प्रश्न का आंसर हो गया मिश्र वाक्य। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा, आपका जीवन सुखमय हो। अर्थ के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है? यानी कि ये कहना चाह रहा है कि आपका जीवन सुखमय हो। अर्थ के भेद के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है? मतलब ये एक इच्छा है, मतलब आपका जीवन क्या हो? सुखमय हो। तो ये एक क्या हो गया? इच्छावाचक। कौन सा वाक्य हो गया? इच्छावाचक वाक्य हो गया। और इसका उदाहरण देखें तो और कह सकते हैं कि आप रीट की एग्ज़ाम में पास हो जाओ, 150 में से आपके 140 नंबर आए, आप 2025 में नौकरी लग जाओ। ये सब क्या है? एक इच्छा है। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? इच्छावाचक वाक्य हो गया। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, व्याकरण प्रणाली में प्रश्न को पढ़ेंगे दोबारा से। व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? तो दोस्तों सुग्गा प्रणाली किसको कहते हैं? सुग्गा प्रणाली कहते हैं पाठ्य पुस्तक प्रणाली को सुग्गा प्रणाली कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट विधि के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है? जो प्रोजेक्ट विधि है उसके प्रयोग का श्रेय किसको जाता है? तो उसका श्रेय जाता है जॉन ड्यूवी और किलपैट्रिक को। इस प्रोजेक्ट पद्धति है, इसका श्रेय किसको जाता है? जॉन ड्यूवी और किलपैट्रिक को। तो इसका आंसर अपन को मिल गया, जॉन ड्यूवी और किलपैट्रिक। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 को पढ़ते हैं। एक शिक्षक को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए। इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व पाठ में बालक की रुचि पैदा करनी चाहिए। उपयुक्त कथन भाषाई कौशल में किसका है? यानी कि ये कथन दिया हुआ है और पूछा गया है कि ये कथन निम्न में से किसने दिया है? तो ये कथन दिया है हर्बर्ट ने। किसने दिया है? हर्बर्ट ने। तो आगे देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 को पढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य। क्या? पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए है। यानी कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसका उद्देश्य क्या है? शिक्षक और बालकों के लिए उसका क्या उद्देश्य है? तो उसका उद्देश्य हो जाएगा साध्य नहीं वरन साधन है। यानी कि जो ये पाठ्य पुस्तक है वो इसका उद्देश्य क्या है? ये शिक्षक और बालकों के लिए क्या है? एक साधन है। साधन के रूप में कार्य करती है पुस्तक शिक्षक और बालकों के लिए। तो देखते हैं आगे का प्रश्न। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य दृश्य साधन। श्रव्य का मतलब सुनना और दृश्य का मतलब दिखाई देने वाला। यानी कि निम्न में से ऐसा कौन सा साधन है जो जिससे सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है? तो ऐसा इसमें से जो है वो है साधन अभिनय। कौन सा है? अभिनय। अभिनय है जो श्रव्य भी है और दृश्य भी है, जिसको अपन सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। अगर इसका उदाहरण दूँ तो उदाहरण हो जाएगा जैसे कि गौरी।
गौरी जो नृत्य होता है जिसको अपन सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो वो कैसा साधन हो जाएगा? श्रव्य दृश्य साधन, यानी कि अभिनय। जो नाटक वगैरह होते हैं वो अभिनय का मतलब होता है नाटक वगैरह, तो वो हो जाएंगे नाटक जो जिसमें दृश्य और श्रव्य दोनों ही प्रकार का उपयोग होगा। देखते हैं आगे का प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? तो ऑप्शन में से अपन देखेंगे कि कौन सी इसमें से बोलने की योग्यता है। तो बोलने की योग्यता है वो है आशुभाषण। आशुभाषण क्या है? बोलने की एक योग्यता है। आगे का प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, रेडियो अधिगम सामग्री है। रेडियो अधिगम सामग्री है तो वो कौन सी है? कौन सी है रेडियो अधिगम सामग्री? रेडियो से क्या होता है? रेडियो से केवल क्या होता है? रेडियो से सुनाई देता है, आवाज़ ही आती है, सुनाई देता है। क्या होता है? सुनाई देता है, केवल उससे आवाज़ ही आती है, अपन उसको सुन सकते, देख नहीं सकते। तो वो कौन सी सामग्री हो जाएगी? श्रव्य अधिगम सामग्री, जिसको अपन सुन सकते हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, ध्वनि, शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? तो ये उद्देश्य है वो है ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें ध्वनि, शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना होता है। वो होता है कौन सा होता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनना है। ये चार वाक्य दिए हुए, इसमें से जो सही विकल्प है उसको चुनना है। तो इनके ऑप्शन देखते हैं अपन। पहला है, सुरेश की तो अक्ल मर गई। ये क्या कह रहा है? सुरेश की तो अक्ल मर गई। अक्ल मरती नहीं है, मारी जाती है। क्या होता है? मारी जाती है। और दूसरा क्या कह रहा है? बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा, यानी कि दम फूलता नहीं है, दम क्या होता है? घुटता है। क्या होता है? दम घुटता है, तो ये भी नहीं होगा। और तीसरा देखते हैं, दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। तो ये हो जाएगा सही। कौन सा होगा? सही। सही ये वाला होगा, दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। तो ये फाइनली सही आंसर हो जाएगा। और चौथे को देखते हैं। चौथा क्या कह रहा है? चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक झुक गई। भाई नाक झुकती नहीं है, नाक कटती है। क्या होता है? नाक कटती है। तो ये वाला आपका सही आंसर। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, हिंदी भाषा में वाक्य के प्रमुख अंग होते हैं। क्या होते हैं? प्रमुख अंग। वाक्य के प्रमुख अंग। तो वाक्य के प्रमुख अंग दो होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। क्या होता है? विधेय। दोस्तों आपको पता हो तो इसकी अगली वाली जो अपन ने 2022 का पेपर देखा था उसमें ये प्रश्न हूबहू था कि वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय। अगर रचना के आधार पर पूछे तो रचना के आधार पर पूछे तो वो कितने होंगे? उसके 3 प्रकार होंगे। कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्र। कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। इसके 3 प्रकार होंगे। वो होंगे रचना के आधार पर, और अपने यहाँ पर इसका जो आंसर है वो 2 होंगे, उद्देश्य और विधेय। देखते हैं आगे का प्रश्न। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 को पढ़ेंगे। खुद श्रीमान बैंगन खाए औरों को परहेज बताए, लोकोक्ति का सही अर्थ। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा, वो होगा केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे
उसे खुद व्यवहार में ना लाना। इसका सही आंसर ये होगा। क्या होगा? केवल दूसरों को ही सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में ना लाना, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर इसका ये सही आंसर रहेगा। तो देखते हैं आगे का प्रश्न। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, आप देख सकते हैं। पढ़िए प्रश्न नंबर 15 को। क्या कह रहा है? शिक्षक श्यामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार अक्षर बनाए। यह विधि है। एक बार फिर से प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है? एक शिक्षक होता है, वो बालकों से क्या कहता है? अपनी कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर, क्या करके? देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार अक्षर बनाइए। यह विधि किस प्रकार की विधि है? तो ये विधि हो जाएगी अनुकरण विधि, जिससे बच्चा देखकर सीखता है, उसका अनुकरण करता है। तो वो कौन सी विधि हो जाएगी? अनुकरण विधि। आगे का प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है आगे का प्रश्न? प्रश्न नंबर 16, बहुविकल्प सही गलत विषम का चुनाव युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार के प्रश्नों के भेद है? तो ये होगा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उसका होगा, जिसमें अपन बहुविकल्प प्रश्न आते हैं, अपने सही गलत कर सकते हैं, उसमें से विषम का चुनाव कर सकते हैं, युगलीकरण रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हैं। तो फाइनली इसका आंसर रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखते हैं आगे का प्रश्न। प्रश्न नंबर 17, विद्वान का स्त्रीलिंग होगा। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो उसका आंसर है सी, विदुषी। देखते हैं आगे का प्रश्न। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? एक वचन बहुवचन का सही युग्म है। एक वचन और सही बहुवचन का सही युग्म बताना है, तो वो सही युग्म हो जाएगा पुस्तक और पुस्तकें, इसका सही युग्म है। देखते हैं आगे का प्रश्न। आगे का प्रश्न है, उद्दत शब्द का सही अर्थ बताए। सही अर्थ उद्दत का क्या है? उद्दत का मतलब होता है तैयार रहना, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए तत्पर रहना, तैयार रहना। जैसे कि अपन रीट का एग्ज़ाम देने के लिए तत्पर है, 28 फरवरी कब आए और कब अपन एग्ज़ाम दें, तो ये होता है तैयार रहना, मतलब उद्दत शब्द का अर्थ। देखते हैं आगे का प्रश्न क्या कह रहा है। आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 को पढ़ते हैं। बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। अभी पढ़ा, उद्यत का अर्थ होता है, क्या होता है? तैयार रहना। क्या होता है? तैयार रहना। वाक्य में कौन सा काल है, यानी कि ये वाक्य दिया हो और इसमें पूछा है कि ये काल कौन सा है, तो ये हो जाएगा सामान्यतः वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। इसके उदाहरण देखें तो उदाहरण आप देख सकते हो। ये देखिए, रहते हैं, तो इसमें आ जाए ता है, ती है, ते है, या फिर आ जाए रहा है, रही है, या रहे हैं। तो ये अगर उदाहरण आ जाए तो वो कौन सा होगा? वो होगा सामान्य वर्तमान काल। तो देखते हैं आगे का प्रश्न। प्रश्न नंबर 21 है, आगे का पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 को। जिस समास में सामासिक पद दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो वहाँ है, यानी कि जिस सामासिक पद में विशेषण विशेष्य या
उपमान उपमेय का संबंध हो तो वह कौन सा समास होगा, तो वो होगा कर्मधारय समास। कौन सा होगा, कर्मधारय समास। देखते हैं आगे का प्रश्न। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 को पढ़ते हैं हम। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है, यानी कि जो ये अंडरलाइन किया हुआ है साहस शब्द का, इसका विशेषण बताना है कि साहस शब्द में कौन सा विशेषण है। तो इसमें है गुणवाचक विशेषण। इसमें हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ये डॉक्टर चंद्रा का क्या है, गुण है, साहस। साहस शब्द है वो इसका क्या है, गुण है। तो देखते हैं आगे का प्रश्न। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 23 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह कौन सा है। उद्धरण के लिए जो चिन्ह प्रयुक्त में लिया जाता है वो कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ये ऐसा होता है उद्धरण का चिन्ह कैसा होता है, ये ऐसा होता है। आगे का प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, उस शिक्षार्थी का नाम बताइए जिन्होंने क्या कहा था, स्कूल एक बाग है। क्या है, स्कूल एक बाग है और अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान हैं। तो ये किसने कहा था, ये कहने वाला कौन था, तो वो था फ्रोबेल था, जिसने कहा था कि स्कूल एक बाग है और अध्यापक एक माली है और बच्चे पेड़ पौधे के समान हैं। तो ये इसका वाक्य था फ्रोबेल का। तो देखते हैं आगे का प्रश्न क्या कह रहा है। आगे का प्रश्न ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा परिवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। बेसिक शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है, इसमें से बताना है। तो वो हो जाएगा मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। जो प्राथमिक स्कूल की कक्षाएं होती है 1 से 5 तक की, जिसके विद्यार्थियों को क्या करना होता है, मातृभाषा में, अपनी मातृभाषा में, माँ की भाषा में, यानी कि अपनी देसी लैंग्वेज में उनको सिखाना है। ये बेसिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। देखते हैं आगे का प्रश्न। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, देश शब्द का पर्यायवाची शब्द है, मतलब पर्यायवाची है, यानी कि इसका दूसरा पर्यायवाची शब्द बताना है कि इसमें से कौन सा है। तो इसका पर्यायवाची शब्द रहेगा राष्ट्र। क्या होगा, राष्ट्र। चलिए आगे का प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है, उत्तम का विलोम शब्द है, यानी कि उत्तम का विलोम बताना, इसमें से कौन सा है। तो उत्तम का विलोम हो जाएगा इसमें अधम। अधम है जो उत्तम का विलोम है इसमें। आगे बढ़ते हैं, कौन सा है। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28, अपने हित के लिए किया गया कार्य वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अपने हित के लिए जो कार्य किया जाता है उसके लिए एक वाक्यांश में आंसर दे तो वो होता है स्वार्थ। स्वार्थ जो होता है वो अपने हित के लिए किया गया कार्य होता है, जिसको क्या कहते हैं, स्वार्थ कहते हैं, जिसमें अपना ही फायदा देखा जाता है। देखते हैं आगे का प्रश्न। प्रश्न नंबर 29, विद्वेष शब्द में उपसर्ग है, इसमें से उपसर्ग कौन सा है इसका, वो बताना है। इसका फाइनली उपसर्ग हो जाएगा, वो होगा वी है जो इसका उपसर्ग